हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इसके पहले देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है। फिर हमने ये देखा कि उस बल के कारण उसके गति की दिशा कैसी होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई धारावाही चालक रख दे तब उसके साथ क्या होगा, क्या उस पर कोई बल कार्य करेगा, बल कार्य करेगा तो उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी आवेश को वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उसका पथ कैसा होता है। हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था तो उसको आज कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपने इस वाले टॉपिक पे आते हैं। वहां पे देखिए हम लोगों ने ये देखा था जब चुंबकीय क्षेत्र और गति के दिशा के बीच का जो एंगल था थीटा वो कितना था, 0 अंश या 180 अंश। तब हमारा जो आवेश था वो बिना अपना मार्ग बदले एक सीधी रेखा में गति करता था। फिर हमने देखा जब एंगल कितना होता था 90 डिग्री, तब वो एक सर्कुलर पाथ में एक वृत्ताकार पथ पे गति करता था कुछ इस तरीके से। अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस तरीके से आवेश को v वेग से गति कराते थे तो हम जानते हैं कि जब ये एंगल कितना है 90 अंश। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ ऐसे और v इस दिशा में, तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। तो ये इसमें एक वृत्ताकार पथ पे गति करता था और उस वृत्ताकार पथ को हम कैसे निकालते थे, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्लस आवेश से आगे की तरफ गति करा तो वैद्युत धारा आगे, अंगूठा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इसके यहाँ पे बल ऊपर की तरफ लगता था तो हम ये बोलते थे कि इस वृत्त का केंद्र इधर होगा। तो ये इस तरीके से गति करते हुए अपना एक वृत्ताकार पथ पूरा कर लेता था। ठीक है, जो इसमें छूटा था वो ये टॉपिक था कि अगर हम किसी आवेश को बाहर से किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आए, जैसे ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, यहां से हमने एक q आवेश को अंदर ले जाए और उसका वेग मान लेते हैं कितना है, v है। तो इसके साथ होगा क्या, देखिए अभी भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वेग ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है। तो हमको पता है वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। हमको ये सोचना है कि क्या ये पूरा एक सर्कल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो देखिए जैसे ये यहाँ पे आएगा चुंबकीय क्षेत्र में, वैसे ही इस पे एक बल लगेगा। तो बल हम कैसे निकालते हैं, बाएं हाथ के नियम से। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये वैद्युत धारा की दिशा में, तब ये बल पे। तो वैद्युत धारा की दिशा हमने देखा था वहां पे किस में होता है, प्लस आवेश के गति की दिशा में। तो प्लस आवेश आगे की तरफ गति कर रहा है तो वैद्युत धारा आगे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो गया। तो अंगूठा का है ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस पे जो बल लगने वाला है ये किधर लगने वाला है, ऊपर की तरफ लगने वाला है। तो हमने वहां ये सीखा था जिधर बल लगता है उधर ही वृत्त का केंद्र होता है, मतलब ये कुछ इस तरीके से गति करेगी। ठीक है, इस तरीके से गति करेगी और ये क्या हो जाएगा, इस वृत्त की त्रिज्या। ये भी क्या होगा, त्रिज्या। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था mv/qb। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, इसने वृत्ताकार पथ पे गति तो की लेकिन ये वृत्त कंप्लीट नहीं हो पाया, यहां से बाहर निकल गया, अब चुंबकीय क्षेत्र के बाहर आ गया। तो अब ये वृत्त इसका ये कंप्लीट नहीं हो पाया, यहां से आया यहां तक वृत्ताकार पथ पे, फिर यहां से सीधे कहां चला गया, बाहर चला गया। तो अगर कोई वैद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र से बाहर से चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाते, देखिए ये कंडीशन अभी भी है, v और b के बीच का कोण थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगर कोई आवेश बाहर से चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ पे गति तो करेगा लेकिन वो उस पूरे वृत्त को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। देखिए अगर यहां पे हम डॉट बना दे तब क्या होता, अब चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा, आवेश
धन आवेश है, आगे की तरफ गति कर रहा है, तो बल किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो वृत्त का केंद्र किधर होगा, नीचे, तो वो इस तरीके से गति करते हुए फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अभी भी देखिए है तो इसका पथ वृत्ताकार ही, लेकिन ये एक वृत्त कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, आधा वृत्त बनाया और उसके बाद फिर कहाँ गया, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर आ गया। तो अगर कोई आवेश बाहर से चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर रहा है तथा उसके गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, तो वो एक सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये वाली लंबाई इतनी ना होती, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती ये वाली लंबाई, तो इस तरीके से इतना हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता, तब पर भी ये अर्धवृत्त कंप्लीट करता और यहाँ से बाहर निकल जाता। लेकिन अगर ये लंबाई हमने और कम कर दी, मान लीजिए इतना कर दिया, ठीक है, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तब क्या होता, तब वो यहाँ पे ऐसे आता और फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाता, तब पर भी इसका वृत्त कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। तो अगर कोई आवेश बाहर से चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश करे तथा वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाए, तो वो अपना वृत्त कंप्लीट नहीं करता, वो अपना सर्कल कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, ये बात सबको याद रखना है। चलिए, बस यही एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे छूट गया था जो हम लोगों ने आज कवर कर लिया। तो अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रख देंगे तो क्या होगा। देखिए, हमने ये पढ़ा है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। यहां पे हमने एक आवेश रखा Q, इसको हमने v वेग से गति कराया। तो हमने क्या देखा था, अगर कोई आवेश y चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, और बल की दिशा हमने कैसे निकाली थी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। वो नियम क्या था, तो FBI का मतलब ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, बल, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वैद्युत धारा करंट उधर, जिधर ये प्लस चार्ज गति कर रहा है तो आगे की तरफ, तो इस पे एक बल लगा ऊपर की तरफ F। ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे केवल एक चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज और है और उसका आवेश कितना है, Q। ये F कितना होगा, F बराबर हमने वहाँ पे पढ़ा था QVB साइन थीटा। ठीक है। हमने कहा यहाँ पे केवल एक आवेश नहीं है, एक और आवेश है, और इसको हमने इस तरीके से एक क्लोज सिस्टम बना दिया। तो अब हमसे पूछे कि बताइए इस पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो अगर ये v वेग से गति कर रहा है, ये भी आगे की तरफ v वेग से गति कर रहा है, तो हमें पता है इस पे भी F काम करेगा, इस पे भी F काम करेगा, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। हमने कहा यहाँ पे हमने एक आवेश और ले आया, अब इस पे भी F फोर्स काम करेगा, तो बल कितना हो जाएगा, 3F हो जाएगा। तो अगर ऐसे हम इस पे n आवेश रख दें, n नंबर ऑफ चार्जेस रख दें, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, n इंटू F। ये बात आई समझ में। देखिए, हमें पता था कि एक आवेश पे बल लग रहा था कितने के बराबर, F के बराबर। तो हमने क्लोज सिस्टम बनाया, उसमें हमने कई आवेश रख दिए, तो हर आवेश पे ही उतना बल लगेगा, क्योंकि चार्ज तो बराबर है, यहाँ से वेलोसिटी भी बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, बराबर है, तो सब पे उतना ही फोर्स लगा। तो हमने बोला कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे है तो फोर्स कितना हो जाएगा, n इंटू F। तो इसी कॉन्सेप्ट से अब हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, हमने इसमें एक धारावाही चालक तार रख दिया इस तरीके से, ठीक। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी, L। इसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हमें यह पता है वैद्युत धारा अगर इस दिशा में फ्लो कर रहा है तो वैद्युत धारा किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करते हैं, और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर करंट आगे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पीछे की तरफ। और किस वेलोसिटी से जाता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाता है, अनुगमन वेग से जाता है, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते थे किससे,
Vd से। ऐसे इसमें कई इलेक्ट्रॉन होंगे और सभी किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पीछे की तरफ गति करेंगे, अगर वहां पे वैद्युत धारा आई आगे की तरफ प्रवाहित हो रहा है तो। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ये भी तो एक चार्ज पार्टिकल, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। ये एक वाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए, इसका मतलब इस पे भी एक फोर्स काम करेगा। कौन सा वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। कितना काम करेगा, तो हमें पता है F बराबर हम कितना लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, ई। किस वेलोसिटी से गति कर रही है, तो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो वो कितना हो जाएगा वी डी। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं उतना ही है बी, और एंगल मान लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल आ गया। इस चालक तार के अंदर तो कई इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे हमको यहाँ पे नेट फोर्स निकालना पड़ा तो हमने क्या किया, हम सभी चार्ज पे लगने वाले फोर्स को देखे और उसको ऐड कर दिए। तो वैसे अगर इस तार पे हमको लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है तो हमको इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाले फोर्स को निकालना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया कितना, इतना ई वी डी बी साइन थीटा। अब अगर हमको सभी इलेक्ट्रॉनों पे निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में इसके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, स्मॉल n के बराबर है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में इतना है तो इस पूरे आयतन में कितना होगा, तो पूरे आयतन का निकालने के लिए हम इसमें आयतन का गुणा कर देंगे। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, एरिया गुणे लेंथ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, n गुणे a गुणे l। ये एकांक आयतन में संख्या और ये उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन, और यह है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तो हमको संख्या मिल गया। अब अगर हमको आवेश निकालना कि उस पर चार्ज कितना होगा, हमको बेसिकली मतलब किससे है, चार्ज से है। तो अगर हमको ये निकालना है कि इस पर चार्ज कितना है तो हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर N इंटू E लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज देखिए कितना हो गया, ये संख्या कितना हो गया इलेक्ट्रॉनों की, इतनी पूरी। तो N गुणे A गुणे L और E ये, तो Q की वैल्यू हमको पता चल गई, N गुणे A गुणे L गुणे E। ये बात आई समझ में। हमने बोला इसके यूनिट वॉल्यूम में मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N। तो अगर एकांक आयतन का पता है तो कुल आयतन में कितना होगा, तो हम बोले कि एकांक आयतन का पता है तो हम कुल आयतन का इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसमें कुल संख्या कितना आ गया, N गुणे A गुणे L। तो संख्या तो पता चल गया, तो आवेश चार्ज कैसे निकालते हैं, Q बराबर N गुणे E, मतलब संख्या में एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे हम गुणा कर देते हैं। तो संख्या है N गुणे A गुणे L और E हो गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमको Q पता चल गया, तो F किसके बराबर हो जाएगा, Q N गुणे A गुणे L गुणे E। ठीक, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा Vd और ये क्या है B साइन थीटा। अब अगर आपको एक फॉर्मूला पता, हम लोग करंट में पढ़े थे, I बराबर NEA VD, याद आया। तो NEA VD मिलके क्या बना देंगे I। तो F बराबर आ जाएगा I बचा क्या L B साइन थीटा। ये होगा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का मान। नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। आसान डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना, बस हमको टोटल चार्ज निकाल लेना है। तो हमको ये पता था कि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है,
तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे टोटल आयतन, तो n गुणे a गुणे l। तो ये तो संख्या हो गया। जैसे अगर हमसे पूछता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल आवेश कितना हो, तो हम क्या करते थे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमको संख्या मिल गया। अब अगर आवेश चार्ज निकालना है तो हम एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n × a × l × ये क्या हो गया q की वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पे हम रख दिए q की। तो n गुणे a गुणे l गुणे e हो गया q की वैल्यू। किस वेग से गति कर रहे हैं वो लोग, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो v की जगह क्या लिख दिए vd, बाकी का b sin थीटा वैसे ही। तो हमको पता है जो I होता है किसके बराबर होता है NeAVD, तो NeAVD को मिला के हमने लिखा I, बचा क्या LB sin थीटा, तो फोर्स किसके बराबर हो गया ILB sin थीटा। ठीक, तो फोर्स कितना आया ILB sin थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये देखिए ये केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये परिमाण है, केवल परिमाण है ये। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F वेक्टर बराबर I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये होगा सदिश रूप का फॉर्मूला, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अच्छा L क्या, L तो लंबाई होता है, तो लंबाई सदिश राशि कैसे हो गई, तो यहाँ पे जो L वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन, मतलब जिस दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वही उसका डायरेक्शन होगा। और इसका परिमाण कितना होगा, तो इसका परिमाण क्या होगा, जो ये तार है उसकी लंबाई, ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर, चालक तार की लंबाई, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जिस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्शन होगा। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं, एल वेक्टर बना रहे हैं। ये थीटा क्या है, तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे थीटा बोलेंगे, ठीक है। एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, थीटा। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा ILB sin थीटा। अब बचा डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, फोर्स का डायरेक्शन मतलब लेफ्ट हैंड रूल, बल के लिए बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम हम क्या बताए थे, FBI, FBI का मतलब ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करेंट, बल हो गया चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, वैद्युत धारा किधर है, आगे की तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब फॉर्मूले पे और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या हमने लिखा, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक। मैग्नीट्यूड हमसे कोई पूछे तो ILB sin थीटा। अगर हमारा जो चालक तार है इस तरीके से, वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यहां आप देख सकते हैं जो L वेक्टर है, वैद्युत धारा इस दिशा में है तो L वेक्टर ऐसे होगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी आगे की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। या अगर वैद्युत धारा ये होता तो प्रति समांतर होते, तो एक के लिए समांतर के लिए एंगल कितना होता, 0, और प्रति समांतर एंटी पैरेलल के लिए 180 होता, और दोनों के लिए ही साइन थीटा किसके बराबर होता है, 0, साइन 0 और साइन 180 दोनों ही किसके बराबर होते हैं, 0। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। मतलब अगर कोई धारावाही चालक तार है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दें तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। आई बात समझ में। अगर कोई धारावाही चालक तार है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दें तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा।
पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात जो देखिए बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड, धारावाही, मतलब करेंट कैरिंग, मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार केवल रख दें, इस तरीके से अगर चुंबकीय क्षेत्र है, हमने एक चालक तार रख दिया, चालक तार रख दिया मतलब उसमें विद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं हो रहा। अभी जो करंट है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तब इस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कार्य नहीं करेगा। देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगी, रैंडम। तो फोर्स तो होती है सदिश राशि, तो वो सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब तक करंट जीरो है तब तक इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जैसे इसमें करंट हम फ्लो कराएंगे तब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब तक किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा उस पे कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। हाँ, जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स कार्य करने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है धारावाही चालक, मतलब उसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा तभी उस पे बल कार्य करेगा। आई बात समझ में? चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो फॉर्मूला है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या आई एल बी साइन थीटा, वो केवल स्ट्रेट वायर के लिए होगा, मतलब सीधे तार के लिए। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र था, हमने इस तरीके से एक तार बना दिया या इस तरीके से एक तार बना दिया या इस तरीके से एक तार बना दिया, तो अगर हमारा वायर स्ट्रेट है तब तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं है तब क्या करेंगे, तो उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात तो ये याद रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो केवल किसके लिए है, स्ट्रेट वायर के लिए, सीधे धारावाही चालक तार के लिए। आई एल बी साइन थीटा जो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वो सीधे धारावाही चालक तार के लिए। तो अगर सीधा नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो चलिए एक केस लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और कुछ इस तरीके से हमने एक चालक तार बना दिया। अब ये स्ट्रेट वायर नहीं है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते। तब कैसे किया जाएगा, तो अगर इस तरीके से है तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा इसका टुकड़ा लेंगे और हर एक टुकड़े पे लगने वाले फोर्स को निकाल के उसको ऐड कर लेंगे। मतलब एक डीएल वेक्टर का टुकड़ा यहाँ लेंगे, फिर एक डीएल वेक्टर यहाँ लेंगे और सब पे लगने वाले फोर्स को निकाल लेंगे। तो अगर छोटे से फोर्स को हमको निकालना है डी एफ वेक्टर, तो वो हम किसके बराबर लिखेंगे, आई एल की जगह हम डी एल वेक्टर ले रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा, तो डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो लिखेंगे। ये अगर टुकड़ा हम मान लेते हैं कितना, डी एल, करेंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा डी एल वेक्टर आगे की तरफ, ठीक है। तो इस पे जो बल लगेगा इस छोटे से पोर्शन पे वो कितना हो जाएगा, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ऐसे हम हर छोटे छोटे पोर्शन पे फोर्स निकालेंगे और उसको जब ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, समाकलन करते हैं। तो टोटल फोर्स निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितना, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट विद्युत धारा फ्लो कर रहा है तो आई आ जाता है बाहर इस तरीके से। अंदर क्या बचेगा, डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए बी वेक्टर, तो चुंबकीय क्षेत्र भी यूनिफॉर्म है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको भी हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना लिख दे। तो ये आई डी एल वेक्टर किसके बराबर आएगा, तो अगर आप लोगों को वेक्टर एडिशन पता हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे बनाते थे, ये होता था
आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो था। तो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड से मिलाते थे, जो रिजल्टेंट होता था उसका टेल किससे मिलता था, पहले वाले के टेल से, और उसका हेड किससे मिलता था, लास्ट वाले के हेड से। अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनाते थे, तो पहले वाले के टेल से स्टार्ट करना है और लास्ट वाले के हेड तक पहुंचना है। तो इस तरीके से ये होता था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आई बात समझे। पॉलीगन मेथड होता था, बहुभुज विधि होती थी दो या दो से अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए, ठीक। तो वही तरीका हम लोग यहाँ पे अपनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, छोटे छोटे डीएल वेक्टर लिए हैं। एक डीएल वेक्टर ये हो गया, फिर मान लेते हैं एक डीएल वेक्टर ये हो गया, एक डीएल वेक्टर ये हो गया, इसी तरीके से लास्ट वाला डीएल वेक्टर ये हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर मतलब क्या हुआ, इन छोटे छोटे डीएल वेक्टर को हमको ऐड ही तो करना है। तो ऐड करना है तो कैसे करते थे, जहाँ से स्टार्ट करते थे उसके टेल से लास्ट वाले के हेड तक जाते थे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके टेल से और लास्ट वाले के हेड तक जाएंगे, तो ये जो लेंथ मिलेगा यही होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर। आई बात समझ में। तो उसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर करना है तो हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग वाला इसके टेल से लास्ट वाले के हेड को मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। मान लेते ये ए है और ये डी है, तो ये होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर। मतलब अगर इन छोटे छोटे डीएल वेक्टर को हम जोड़ेंगे तो हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो किसके बराबर होगा, ए डी वेक्टर के बराबर होगा। तो एफ बराबर आएगा आई ए डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला डायरेक्ट है ये किसके लिए हम डायरेक्ट लगाएंगे, स्ट्रेट वायर के लिए लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा तार सीधा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तब हम एक छोटे से हिस्से का निकाल लिए। तो जैसे डीएफ वेक्टर एक छोटे से टुकड़े डीएल के लिए है, तो कितना है, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर हमको टोटल इस वायर पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे फोर्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा लिया, आई कांस्टेंट था, बी कांस्टेंट था, तो उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर। मतलब इन छोटे छोटे डीएल वेक्टर को ऐड करना था। तो हम देखिए ऐड कैसे करते थे, अगर दो वेक्टर होते थे इनका रिजल्टेंट जो ऐड करने पे जो आता है उसको बनाना होता था, तो कैसे बनाते थे, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करते थे रिजल्टेंट को और कहाँ तक ले जाते थे, दूसरे वाले के हेड तक। या यहाँ पे जब तीन थे तो जहाँ से स्टार्ट किए, पहले से स्टार्ट किए इस तरीके से, तो पहले के टेल से शुरू करेंगे और लास्ट वाले के हेड तक जाएंगे, तो यही रिजल्टेंट होगा। तो हम कहें यहाँ भी तो वही चीज़ हो रहा है, ये डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर सबको ऐड करना है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे, और लास्ट वाले का हेड कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे तो एक स्ट्रेट वायर हमको बनेगा, जो कि किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर के। तो अगर हमको ऐसे वायर का निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, हम उसके दोनों सिरों को मिलाएंगे, जो हमको सीधी रेखा मिलेगी वही उसका एल वेक्टर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ बराबर आई ए डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नोट कर लीजिए इतना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखना है आपको। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि ये वाला पोर्शन हम लोग और अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। इस तरीके से एक चालक तार है सर्कुलर शेप का, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो हमको इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है,
तो क्या किया जाए, फिर से देखिए अब ये स्ट्रेट वायर तो है नहीं, स्ट्रेट वायर नहीं तो हम क्या करते थे, एक डीएल टुकड़ा लेते थे, मान लेते ये हो गया, लंबाई कितनी है डीएल, डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, तो इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा डीएल वेक्टर, तो उस पर लगने वाला छोटा सा बल कितना होगा, डी एफ वेक्टर बराबर आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टोटल फोर्स निकालना तो ऐसे छोटे 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 डीएल वेक्टर को हम ऐड करेंगे, तो एफ बराबर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर से आई और बी कांस्टेंट है, तो आई और बी को बाहर ले लेते, तो बचेगा क्या, आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब हमको ये सोचना है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर आएगा किसके बराबर, सोचिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर किसके बराबर आएगा। तो अगर आपको याद हो कि अगर कोई बंद आकृति होती है, तब अगर हम उसका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर निकालें तो वो 0 के बराबर आएगा। देखिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, क्लोज पाथ बनाना है इसकी तरह, तो हम क्या कर सकते हैं, बी को किससे मिला देंगे, इस तरीके से, ये क्या हो गया, सी वेक्टर। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर ए वेक्टर ऐसे है ये और बी वेक्टर ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे बनाते थे, ऐसे, मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इस तरीके से। ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। तो अगर सदिश हमारा एक बंद आकृति बना रहा है, तो उसका जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये बात आई समझ में। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाएंगे तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इस दिशा में, इसका टेल इधर और हेड इधर। तो जब यहाँ पे हमने क्लोज लूप बनाया तो ये इस साइड में है, तो ए और बी को जोड़ने पे रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और एक तीसरा सदिश ये जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर यहाँ पे आएगा 0। इसका मतलब जो एफ वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये हमको याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हमेशा नहीं, केवल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्लोज अगर कोई लूप है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों होगा वो हमने यहाँ से समझ लिया। ठीक, एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वैद्युत क्षेत्र एक समान है, और ये लूप कैसा बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है, बंद पाथ है। तो जब बंद पाथ होगा तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, शेप कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से है, लेकिन यह भी एक बंद आकृति, तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। बस एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, तो ऐसा होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, चलिए अच्छा, फिर इस पे मान लीजिए इस तरीके से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, जो चुंबकीय क्षेत्र वो किधर है, अंदर की तरफ। तो हमारा वायर कुछ इस तरीके से है और उसकी त्रिज्या कितनी है, r। हमको इस पे f की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी, सोचिए। देखिए फिर से, ये वायर हमारा स्ट्रेट वायर नहीं है, तो स्ट्रेट वायर में हम क्या करते थे, जहां से शुरू हुआ है तो यहां से शुरू हुआ है और लास्ट वाले पॉइंट को एक सीधी रेखा से मिलाते थे, तो इस तरीके से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा डीएल वेक्टर होगा। ठीक है, तो देखते हैं एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, डीएल वेक्टर है इधर, तो बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, तो थीटा हो गया 90। तो एफ बराबर कितना है, आई
एल बी। तो मान लेते हैं वैद्युत धारा कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे आई, तो आई। अब लंबाई क्या लेंगे, तो लंबाई अब हमको ये वाली नहीं लेनी, हमको लंबाई हमने वहाँ पे सीखा था क्या लेनी है, ये वाली लंबाई। यहाँ से स्टार्ट करना और इसको मिलाना है सीधे। तो ये वाली लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर होगा, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b, तो ये हो जाएगा उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को निकालना होगा जब वायर स्ट्रेट ना हो। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। देखिए ये वाला कौन सा केस है, ये वाला, इस तरीके से वैद्युत धारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे कर दिया और फिर हमसे पूछा कि फोर्स बताओ कितना होगा। सोचिए, त्रिज्या अभी भी कितनी है इसकी, r है। अब हमसे पूछा फोर्स कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या हुआ, अब ये क्लोज्ड लूप बन गया, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम के गया 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 और फिर एरो इधर है, तो फिर किधर आ गया, इधर आ गया। तो हमने अभी देखा था कि अगर कोई क्लोज्ड लूप किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो फोर्स कितना होता है, 0। तो यहाँ पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये क्लोज्ड लूप हो गया इस तरीके से, या ऐसे भी समझ सकते। देखिए अगर इसका निकालना तो हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला मिलाएंगे इस तरीके से। डायरेक्शन कैसे आएगा, इस तरीके से। तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो परिमाण बराबर दिशा विपरीत। तो इसका रिजल्टेंट ये और ये जब दोनों जुड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे जो, अगर ये एक बंद लूप बना है इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना है, 0 है। ठीक, चलिए इसी में एक केस और लेते हैं, इस बार आप लोग बताइए कितना होगा। फिर से वही है, लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन यहां पे ऐसे है और त्रिज्या r है। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, सोचिए। क्या अब एक बंद आकृति बना रहा है, पहले तो ये सोचिए, क्या ये क्लोज्ड लूप है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पहले वाला देखिए केस क्या था, ऐसे इस तरीके से वैद्युत धारा गया और वापस आ गया, तब ये एक बंद आकृति बना। यहां पे ऐसा नहीं है, ये करंट ऐसे गया, ये भी मान लेते आई है, और ये करंट ऐसे गया यहाँ पे। अब ये यहाँ से लौट के यहाँ नहीं आ रहा क्लोज लूप बनाने के लिए, ये केवल यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें और इसमें अंतर है, ये क्लोज लूप बना रहा है, क्यों, क्योंकि यही वैद्युत धारा ऐसे गया और फिर लौट के यहाँ पे चला आया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ से एक करंट ऐसे गया यहाँ और एक करंट गया ऐसे यहाँ। तब कैसे निकालेंगे इसमें, तो दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। देखिए ये तो स्ट्रेट वायर है ही, तो इसके लिए तुम ये वाला फॉर्मूला सीधे लगा ही सकते हैं। इसके लिए क्या करते थे, तो इसके इस वाले सिरे से जहां से स्टार्ट हो रहा है लास्ट वाले को इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक, डायरेक्शन किधर होगी, आगे की तरफ। तो ये देखिए ये दोनों एक ही दिशा में है, परिमाण बराबर दिशा एक ही, तो दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब जितना इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक के कारण कितना होगा, F बराबर आई एल, कितना, ये R और R 2R इंटू बी। ये तो एक के कारण हुआ, दोनों के कारण निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटू 2, बस। ठीक, तीनों के साथ समझ में। तो ये डायरेक्शन देख के हमको पता लगाना होगा कि वो क्लोज्ड लूप हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। मान लीजिए इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, और इस तरीके से एक स्क्वायर है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये करंट फ्लो हुआ I, ये करंट फ्लो हुआ I,
और ये करंट फ्लो हुआ I। A B C D, तो हमको F निकालना है इस लूप में कितना होगा। मान लीजिए और भी वैल्यू दे देते हैं। लेंथ दिया है I मान लेते हैं, दिया है 2 एम्पियर, और B दे दिया है मान लेते हैं 2 टेस्ला। चलिए निकालिए। तो क्या ये क्लोज लूप बन रहा है? पहले तो ये देख लीजिए, अगर क्लोज लूप हुआ तो हमको पता है फोर्स 0 हो जाएगा। तो देखिए करंट ऐसे गया, लेकिन यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब ये क्लोज लूप नहीं है। अब आगे सोचिए फिर कैसे कर सकते हैं क्लोज लूप नहीं है तो। सोचिए, देखिए अगर इन दोनों वायर की बात करें ए बी और बी सी, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे लास्ट हो रहा है, तो कैसे इसका रिजल्टेंट बनाएंगे? इसके टेल से इसके हेड को मिलाना, तो इस तरीके से, तो इसका रिजल्टेंट ये हो गया। वैसे ही ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके टेल से इसके हेड को इस तरीके से। तो देखिए ये एक दूसरे के समांतर कितने वायर हो गए? 1 2 और 3, और सबकी डायरेक्शन भी एक है। तो किसी एक के कारण निकाल के हम उनको या तो 3 बार जोड़ दे, या तो 3 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे। देखिए बात समझ में आई कि नहीं? ये जो पहली बात तो हमने ये चेक किया कि ये क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं, तो नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे और फिर यहाँ पे चेंज हो गया। अगर ये इसी डायरेक्शन में होता तब ये क्लोज लूप बनता, तो वो केस तो हुआ नहीं। तो इसका ए बी और बी सी का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो देखिए ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, और ये इसका दूसरे वाले का हेड। तो रिजल्टेंट हमने कैसे मिलाया था? टेल से लास्ट वाले के हेड को, तो इस तरीके से मिलाया, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आया। इसका इन दोनों के लिए किया तो ये इन दोनों के लिए रिजल्टेंट आया। तो ये एक तो पहले से ए सी दे रखा था, और ये 2 और है, एक इन दोनों के कारण और एक इन दोनों के कारण। तीनों का परिमाण बराबर है, तीनों एक ही दिशा में है, तो किसी एक का निकाल के 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किसी एक का कितना होगा? तो F बराबर IL/B साइन थीटा। तो I कितना है? 2 एम्पियर, तो कितना हो गया? 2 गुणे L कितना है? तो L निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए देखिए लेंथ कौन सा है? लेंथ ये वाली है, ये है L, तो ये L निकालना पड़ेगा। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण कितना होगा? 2√2 सेंटीमीटर होगा। देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा, ये कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो करेंगे तो कितना आएगा? 2√2 आएगा। तो ये हो जाएगा 2√2 सेंटीमीटर को किस में बदल देंगे? मीटर में। ठीक, तो हमको L मिल गया। B, तो B कितना है? 2 साइन थीटा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा L वेक्टर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की तरफ। तो जो एंगल बना वो कितना बना है? 90 डिग्री बना। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? साइन 90। तो बस हल कर दीजिए, कितना होगा? 2 × 2√2 × 10⁻² × 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8√2 × 10⁻² न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स निकालेंगे। कब? जब हमारा वायर स्ट्रेट वायर नहीं है तब। ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, वो भी कवर कर लेते हैं। और वो क्या है? तो वो है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। क्या है? 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। तो मान लेते हैं अनंत विस्तार के 2 चालक तार है इस तरीके से। यहां भी करंट आई, यहां भी करंट आई। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो सबसे पहले करंट मान लेते हैं I1, और ये कितना है? I2 है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं A। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? A। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि
क्या इस तार के कारण इस पे कोई बल लगेगा? तो देखिए बल के लिए हमने क्या, ये एक धारावाही चालक तार हो गया, तो धारावाही चालक तार के लिए फॉर्मूला क्या है, बराबर आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, करंट भी है, एक लेंथ भी हम लोग ले लेंगे, मान लेते हैं कि एल लेंथ की बात करते हैं दोनों के लिए, कितने लेंथ के लिए निकाल लेते हैं, एल लेंथ के लिए। तो ठीक है, हमको लेंथ भी मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड है ही, मैग्नेटिक फील्ड का भी नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। तो अगर हमको फोर्स पता करना है तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे I2 के लिए, तो हमको ये पता करना पड़ेगा क्या I2 इस वाले धारावाही चालक तार पे कोई चुंबकीय क्षेत्र भी है या नहीं है। तो देखिए हमको पता है कि अगर ये धारावाही चालक तार है तो बायो और सेवर्ट के नियम से ये अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उसकी दिशा हम दाएं हाथ से इस तरीके से निकालते थे। तो इसके कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके कारण होगा, I1 के कारण होगा। कितना होगा, तो पहले डायरेक्शन निकालते हैं, तो अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में, उंगली को उधर अंदर मोड़ेंगे तो किधर आएगा, अंदर की तरफ। I2 के कारण यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो होगा, देखिए I2 यहाँ वैद्युत धारा, अब यहाँ पे उंगलियों को मोड़ेंगे तो किधर आएगा, बाहर की तरफ। मतलब I2 के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ। ये बात आई समझ में? I1 के कारण यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी दिशा किधर है, अंदर की तरफ। I2 के कारण यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसकी दिशा किधर है, बाहर की तरफ। तो ठीक है, इसके लिए अब हम फोर्स लिखते हैं, तो F बराबर क्या है, I, तो I क्या है, I2, लेंथ हमने कितनी मानी है, L, तो L B साइन थीटा। तो थीटा देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, एल वेक्टर तो जिधर वैद्युत धारा होता है तो वैद्युत धारा ऊपर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र और एल वेक्टर के बीच कितने 90 अंश का कोण बना, तो ये कितना हो गया, साइन 90। तो F बराबर कितना है, I2L इंटू बी। अब हमको इस B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसके लिए हमने ये डायरेक्शन तो निकाला इस तरीके से, इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े। इसके कारण यहाँ पे A दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइडेड बाई A, यही होता था। तो I1 के कारण यहाँ पे अगर हमसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, मतलब I1 से A दूरी पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बट्टे A, वही वैल्यू हमको यहाँ रख देना है। तो F बराबर I2L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बट्टे A। तो इस L को इधर ले आते हैं तो F बट्टे L हो जाता है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बट्टे A। इसको बोलते हैं एकांक लंबाई पे, यूनिट लेंथ पर, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। मतलब इन दोनों धारावाही चालक तार के एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे A। ये भी उस पर उतना ही बल लगा रहा है और ये भी उस पर उतना ही बल लगा रहा है। आई बात समझ में? देखिए हमने क्या कहा, हमको यहाँ पे बल निकालना है। तो अगर ये धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में होगा तभी इस पे बल लगेगा। तो हमको ये सोचना था कि क्या यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो हाँ होगा। किसके कारण, I1 के कारण। I1 के कारण I2 पे चुंबकीय क्षेत्र होगा और I2 के कारण I1 पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र I2 पे किधर होगा, अंदर की तरफ, और I2 के कारण I1 पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, F बराबर I, यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वैद्युत धारा कितनी, I2, तो I2L B। थीटा कैसे, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, L वेक्टर ऊपर की तरफ, तो बीच का एंगल कितना हुआ 90, तो साइन 90 किसके बराबर हो गया, 1 के। तो ये किसके बराबर है, F बराबर I2L इंटू B। अब हमको ये पता करना था कि B की वैल्यू कितनी होगी। तो B की वैल्यू हमने वहाँ बायो सेवर्ट में पढ़ा था कि कोई अनंत विस्तार का धारावाही सीधा चालक तार है तो उससे A दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटे A। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण था, इसलिए वैद्युत धारा हमने कौन सा लिया, I1। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बटे A रखा, तो कितना आ गया, F बाई L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बटे A।
F/L का मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अगर हमसे 2 मीटर लंबाई पे पूछता तो हम क्या करते हैं, F/L में 2 का गुणा कर देते। ठीक है, इस तरीके से फोर्स हम लोग निकालेंगे। अच्छा, ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब ये फोर्स की डायरेक्शन इसमें कैसी होगी, चलिए तो वो भी देख लेते हैं। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बल की दिशा निकाल लो, यहाँ पे बल की दिशा निकाल लो। तो बल की दिशा कैसे निकालते हैं, बाएं हाथ के नियम से। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ठीक। वैद्युत धारा का है ऊपर की तरफ, तो अंगूठा किधर है, इस साइड, मतलब इस तार पे बल किधर लगेगा, ऐसे। आई बात समझ में। इस तार की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की तरफ, तो ये बाहर हो गया। ये वैद्युत धारा में होता है तो वैद्युत धारा ऊपर की तरफ, तो ये वैद्युत धारा हो गया। अंगूठा किधर, इधर, तो ये किधर आया, फोर्स इधर आया। मतलब ये कुछ इस तरीके का शेप बनाएगा फोर्स के कारण। दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो फोर्स लगेगा तो शेप कैसा बन सकता है, इस तरीके का। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आई इतनी बात समझ में, नोट कर लीजिए। जब वैद्युत धारा एक ही दिशा में तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। डायरेक्शन बदल दे, मान लीजिए यहां पे I2 अब कहां हो गया, नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए I1 के कारण तो ठीक है, यहां चुंबकीय क्षेत्र अभी भी कहां रहेगा, अंदर की तरफ। I2 के कारण देख लेते हैं। तो देखिए पहले I2 जब ऊपर की तरफ था तो यहां चुंबकीय क्षेत्र कहां था, बाहर। लेकिन अब I2 किधर है, नीचे। तो जब I2 नीचे तो यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की तरफ। तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। मैग्नीट्यूड में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैग्नीट्यूड अभी उतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने परिमाण नहीं चेंज किया है, हमने केवल करंट की डायरेक्शन ही तो चेंज की है। I1, I2 और A का मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो इस पे, इस फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क केवल किस पे पड़ेगा, डायरेक्शन पे, जो ये बल लग रहे थे। तो अब देख लेते हैं बल की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र अंदर। वैद्युत धारा अब कहाँ है, नीचे। तो ये वैद्युत धारा होता है तो इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे। तो अब फोर्स किधर आया, बाहर की तरफ। इस पे अब फोर्स किधर लगेगा, इधर। आई बात समझ में। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक। वैद्युत धारा नीचे तो इसको ले आया नीचे। अंगूठा किधर गया, बाहर, तो इस पे फोर्स किधर लगा, बाहर। यहां पे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। वैद्युत धारा ऊपर, तो इस उंगली को कहाँ लाएंगे, ऊपर। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया वैद्युत धारा। अंगूठा किधर आया, बाहर, तो फोर्स किधर लगा, बाहर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब दोनों एक ही दिशा में थे तो दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया, और जब दोनों विपरीत दिशा में हुए तो उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित। ये विपरीत दिशा में है, ठीक है। एक ही दिशा में तो आकर्षित, और जब विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षित। आई बात समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग।